पेपर आप लोगों के लिए मैंने डाला है। उसमें आप लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें पूछा गया है रिवर के अक्रॉस कौन सी लेवलिंग करी जाती है। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग उसका आंसर था और उसमें एक ऑप्शन और था चेक लेवलिंग करके। तो एक्स्ट्रा डिस्कशन में वो आप लोग जान लीजिए क्योंकि ये अक्सर पेपर में ये भी आता है। तो एंड पॉइंट ऑफ द सर्वे टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सर्वे, एंड पॉइंट सर्वे के एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में जो एलिवेशन डिफरेंस है उसको चेक करना एट द एंड ऑफ द सर्वे। डेली अगर आप सर्वे का कोई काम कर रहे हैं तो एंड में स्टार्टिंग से एंड पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है रिड्यूस लेवल का या आपके एलिवेशन का, उस डिफरेंस को जज करके और लास्ट में उसको सबमिट करना, ये चेक लेवलिंग का काम होता है। तो चेक लेवलिंग में जब भी आता है यही आपके कीवर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। द सर्वे यूज्ड फ्रॉम द एंड पॉइंट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड चेक लेवलिंग। एक आपको प्रश्न मिलेगा उसमें जिसमें आपको एक डीप बिन की हाइड्रोलिक रेडियस पूछी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि डीप बिन का जो डायमीटर है वो 3 मीटर है और उसकी ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है। इसकी हाइड्रोलिक रेडियस पूछी गई है। अब हाइड्रोलिक रेडियस होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन पेरीमीटर, बट आपको हाइड्रोलिक रेडियस जब ग्रेन बिन के केस में या अनाज भंडारण की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके केस में अगर आपको निकालना है हाइड्रोलिक रेडियस, तो उसका एक सीधा सीधा फार्मूला है मीन हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू d/4। यहाँ पर जो प्रश्न में 2-3 डेटा दिए हुए हैं 20 मीटर ऊंचाई और बाकी और जो डेटा आपके दिए हैं प्रश्न में उनका कोई भी उपयोग नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा क्या है, मीन हाइड्रोलिक रेडियस क्या हो जाती है d/4। ये सीधा फार्मूला है 3/4 इक्वल टू 0.75। ये आपको अपने ऑप्शन में मिलेगा। फिर आते हैं इसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वॉइड फ्रैक्शन। एक जगह पर आपको एयर फ्लो वेलोसिटी का प्रश्न पूछा गया होगा। जब आप उस पेपर के देखेंगे तो आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा एयर फ्लो वेलोसिटी का, जिसमें एक जगह पर आपका अनाज का भंडारण किया गया है और उसमें से एयर के फ्लो को आने जाने के लिए जिस प्रकार से हम लोग एयरेशन मेंटेन रखते हैं लंबे समय तक, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या इन जगहों पर अनाज को लंबे समय तक रखने के लिए एयर का आवागमन अच्छा रखा जाता है, ठीक है। तो उस जगह पर आपको ये प्रश्न सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। उसमें क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को वॉइड फ्रैक्शन से गुणा किया गया है। वॉइड फ्रैक्शन से गुणा करने का ये मतलब हो गया कि इससे हमको ये पता चल रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का कितना हिस्सा सॉलिड है। वॉइड फ्रैक्शन अगर 40% है तो हमने क्या किया, कितना हिस्सा हॉलो है, ठीक है। तो अगर कहीं पर अनाज का भंडारण है तो वहाँ का जो क्रॉस सेक्शन होगा उसमें से कितना हिस्से से आर पर हवा जा सकती है। तो अगर π/4 इंटू d² किया गया तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकला और उसका 40% निकाला गया या 0.4 से गुणा कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 40% क्रॉस सेक्शनल एरिया से हवा आर पार जा सकती है। एयर फ्लो रेट उस प्रश्न में दिया है 2 मीटर क्यूब पर मिनट और एयर वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो जब इस प्रकार से आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो इस प्रश्न में विदाउट कैलकुलेटर आपको इस प्रश्न में आंसर तक पहुँचना है। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल इस प्रश्न में आपको अगर जिसको फार्मूला पता होगा वो कर लेगा, एंड अगर फार्मूला नहीं भी पता है तो देयर इज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड कॉमन सेंस। तो आप सीधा सीधा ये भी सोच सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर क्यूब पर मिनट, मैंने आपसे बोला था कि यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको फाइनली मीटर पर सेकंड में कोई चीज़ चाहिए तो ये एकदम क्लियर है कि मीटर क्यूब पर मिनट में कहीं ना कहीं मीटर स्क्वायर से जब तक आप भाग नहीं करेंगे तब तक आपको मीटर पर मिनट में कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर मीटर पर मिनट प्रोसीड करने के लिए इस तरीके से ही अपने आप ही आप इसको मीटर स्क्वायर से भाग करने पर ही आपको मिलेगा। ये आपको समझ में आ रहा है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं और फार्मूला अगर आपको नहीं याद है तब की बात बता रहा हूँ, लेकिन जनरली आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो आप इसमें आगे जब बढ़ेंगे तो जब आपको सॉल्व करते समय एयर वेलोसिटी मिलेगी 5/π। अब इन पूरे प्रश्न में हर जगह पर जगह जगह अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल करना है। अब ये आप कितना इंटेलिजेंटली कर लेते हैं इस पर डिपेंड करता है कि आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आप 4 ऑप्शन देखेंगे, उनमें 3 तो ऐसे होंगे जो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो सब के सब जो है किसी न किसी पूर्णांक या फुल नंबर से चालू हो रहा है। जो ऑप्शन पॉइंट से चालू हो रहा है वही उसका होगा आंसर, क्योंकि आपने यहाँ पर वेलोसिटी का जब रेशियो देखा तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से ज़्यादा है। तो अपने आप ही आप यहाँ पर 0.0
266 या अप्रॉक्सीमेट आपका जो आंसर है वहाँ पे 0.0256 यही आपका आंसर आएगा। तो देखिए अप्रॉक्सीमेशन जिस तरीके से मैंने किया है आपको उस तरीके से करना है। तो अगर आप 500 में 314 का भाग करेंगे तो 1.6 के आसपास आंसर आएगा, और 1.6 को अगर 60 से भाग कर देंगे तो आप तेज़ी के साथ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.0266 आएगा, जो कि आपके आंसर के सबसे नज़दीक पहुंच रहा है, और आपका आंसर 0.0256 है इसमें। फिर आते हैं, एक गंटर चेन की लंबाई 66 फीट के बराबर होती है। एंड एरिया मेथड का एक आपको क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क को निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बाकी के 2 ऑप्शन सही हैं, लेकिन एंड एरिया मेथड एक्स्ट्रा डिस्कशन में मैंने डाला है कि जहाँ पर 2 क्रॉस सेक्शन के बीच का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो वहाँ पर एंड एरिया मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, आपको एक जगह पर प्रश्न में पूछा होगा कि टोटल मॉइस्चर जो है किस एक जगह से आपकी निकल रही है, किलोग्राम पर आवर में मॉइस्चर को कैलकुलेट करना है। तो टोटल मॉइस्चर जो रिमूव हुई है पहले हमने उसको कैलकुलेट किया है। तो आपने वहाँ पर देखिएगा तो वहाँ पर दिखा होगा कि 650 ग्राम फूड सैंपल है, जिसमें से 405 ग्राम पानी है। ठीक है, तो फूड सैंपल में अगर 405 ग्राम पानी है और फाइनल फूड सैंपल जो है वो 6.8% वेट ड्राई बेसिस पे हमको मिल रहा है। तो फूड कंटेंट ड्राई बेसिस पे अगर मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि फूड कंटेंट में पानी कितना है, 405 ग्राम। टोटल फूड कंटेंट कितना है, 650 ग्राम। तो 650 ग्राम में 405 ग्राम अगर घटाएंगे तो हमको मिलेगा वैल्यू हमको मिलेगी टोटल 245 ग्राम। 245 ग्राम का 6.8% निकाल के अगर जोड़ दीजिए तो फूड सैंपल में फाइनल जो वाटर वॉल्यूम है वो 6.8% है। तो हम लोग यहाँ पर टोटल मॉइस्चर रिमूव्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल पानी कितना है 405 है और फूड कंटेंट का ड्राई बेसिस पे 6.8 फाइनली बच रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं कि 650 में से 405 घटाएंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, वाटर का वेट हो गया, और उसका हमने 6.8 निकाल लिया। 6.8 जब निकाले तो आया 17 के आसपास वैल्यू, और हमको फाइनली क्या मिला, 388 ग्राम अप्रॉक्स। मतलब हमने टोटल वाटर मॉइस्चर जो रिमूवल प्रोसीजर में 388 ग्राम मॉइस्चर को रिमूव किया है। कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो किलोग्राम पर आवर में जब निकालना होगा तो 388 में 8 का भाग कर दीजिए, और आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, इसलिए क्या करेंगे 1000 से फिर भाग कर देंगे। तो फिर फाइनली आपको क्या मिल रहा है, 0.0485, विच इज़ वेरी मच नियर टू योर आंसर, 0.0541। तो यहाँ से आपका आंसर नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप जब देखेंगे इस प्रश्न में तो अप्रॉक्सीमेशन इसी प्रकार से किया जाता है। हालांकि ये न्यूमेरिकल जब आप देखेंगे आपको लगेगा मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं क्या करूँ। आप कैलकुलेटर यहाँ पर रिक्वायर्ड ही नहीं है, यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि आपको अप्रॉक्सीमेशन आता है कि नहीं। अब आते हैं 50 HP को कन्वर्ट करना है किलोवाट में, बहुत ही आसान था। 50 में 750 का गुणा करके 1000 से भाग कर दीजिए। वैसे तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, लेकिन आप 746 रख के अगर सॉल्व करेंगे तो अपने आंसर के नज़दीक नहीं पहुंचेंगे, मतलब नज़दीक पहुंच जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर 750 रखने से मिल रहा है। तो 3.75 किलोवाट वहाँ पे आंसर है। अब आते हैं, एक जगह पर आपसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट के बारे में, जहाँ पर सीमेंट, सैंड और ग्रेवल का रेशियो दिया है 1:2:4। तो यहाँ पर 4 क्या है, ग्रेवल है, और 2 है सैंड, और 1 है सीमेंट। तो ये इन तीनों को मिलाकर बनता क्या है, कंक्रीट बनता है। और कंक्रीट की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1.54 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 4 फ्रैक्शन क्या है, ग्रेवल का है। मतलब 1:2:4 में 4 हिस्सा क्या है, ग्रेवल। ग्रेवल का मतलब बड़े वाले कंकड़, ठीक है, शुद्ध भाषा में जो आपका होता है। घर में आपके जब कंक्रीट बनता है तो सैंड, सीमेंट और बड़े वाले गिट्टियाँ मिलाई जाती है, तो उसी गिट्टी को ग्रेवल बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 से मल्टीप्लाई किया गया, किस पे कैसे किया मल्टीप्लाई, 4/7 किया गया, क्योंकि 4 + 2 + 1 क्या हो गया, 7। 4/7 को मल्टीप्लाई करके कंक्रीट की यहाँ पर 1.54 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ कंक्रीट है। तो इससे आपको वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट मिल जाएगा 0.88, और ये आपके आंसर के सबसे नज़दीक वाला 0.85 के बराबर हो जाएगा। और यहीं से आपका आंसर क्लियर, एकदम सीधा सीधा है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। लंबा न्यूमेरिकल के भी मेथड है, लेकिन 1.54 वैल्यू याद रखिए, आगे से भी काम आएगी। सेंट्रॉइड का एलिवेशन एक सर्वेइंग का क्वेश्चन होगा, जिसमें आप लोगों से ये पूछा गया कि 20 कॉन्सिक्यूटिव स्टेशंस के जो एलिवेशन डिफरेंस है वो 220 है।
तो सेंटर में पड़ने वाला जो सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड का एलिवेशन क्या होगा, तो इसका फार्मूला सीधा होता है सम ऑफ एलिवेशन अपॉन टोटल स्टेशंस, तो 220/20 इज इक्वल टू 11। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि गंटर चेन की लंबाई 66 फीट होती है। तो एक लाइन को नापा गया है जिसकी लंबाई 15.39 गंटर चेन के बराबर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही आसान है, 66 को 15.39 से गुणा कर दीजिए और उसके बाद 3.3 से भाग कर दीजिए, क्योंकि 1 मीटर में 3.33 मीटर होते हैं। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 309.64। और इसको भी भाग करते वक्त आप थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि 3.3 को 5.39 से अगर भाग करना है, 15.39 में 3.3 का पहले भाग करिए। तो आपको ये मालूम है कि 3 को 5 बार गुणा कर देने पर कितना मिल जाता है, 15 मिल जाता है। लेकिन 3.3 को जब 5 बार गुणा करेंगे तो आपको 16.5 के आसपास वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 15.39। इसका मतलब इसको भाग करने पर 4.8 के नज़दीक पहुँचेगा। और 4.8 के नज़दीक का मतलब क्या हो गया, 66 को जब 4.8 गुना करेंगे तो आपको 300 से कुछ ऊपर वैल्यू जाएगी। हालांकि ऑप्शन में 309, 325, 350, 375 सब कुछ है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन आपको ये बता रहा है कि 300 से कुछ ऊपर बढ़ेगा, 325 भी नहीं जाएगा। तो 309.64 विदाउट कैलकुलेटर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब आते हैं, एक जगह पर आपसे पूछा गया है कि एक चेन आपकी 5 सेंटीमीटर छोटी निकली, जो कि 30 मीटर की चेन थी, और उससे जो है आपने एक ग्राउंड को नापा है और फाइनल में आपको पता चला कि चेन छोटी निकल गई। तो आपको असली एरिया पता करना है वहाँ का, अगर गलत चेन से आपने मेजरमेंट कर लिया। तो ट्रू लेंथ का सीधा सीधा फार्मूला है, ट्रू लेंथ इक्वल टू L इक्वल टू मीजर्ड लेंथ इंटू L डैश अपॉन कैपिटल L। कैपिटल L डैश का मतलब कि गलत चेन की लंबाई बटे कैपिटल L मतलब सही चेन की लंबाई। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 142 मीटर वाली जो साइड आपने नापी थी किसी एरिया की, उसको आपने 29.95/30 करके मल्टीप्लाई कर लिया। और उसी तरह से 153.6 वाली जो साइड नापी थी उसको भी आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया L डैश अपॉन L से। और आपको हेक्टेयर में वैल्यू निकालनी है, इसलिए 1000 से भाग कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। एक प्रश्न में आपसे पूछा गया है बल्क डेंसिटी की वैल्यू, जहाँ पर पार्टिकल डेंसिटी दी हुई है 1.95 और वॉइड फ्रैक्शंस दिए हुए हैं 64%। तो यहाँ पर आप परसेंटेज लिख दीजिए, 64% क्या है, वॉइड फ्रैक्शन है, पार्टिकल डेंसिटी 1.95 वैल्यू करके इधर गुणा कर दीजिए, बल्क डेंसिटी 1.25 ग्राम पर सीसी आपको मिल जाएगी। तो इतने ही प्रश्न आपके UKPSC असिस्टेंट इंजीनियर पेपर 1 में एक्स्ट्रा डिस्कशन के लिए थे, जो आप पेपर सॉल्व करते वक्त जो मैंने हैंड टिक्ड PDF डाली है, जिसको रीड करते समय आप केवल यहीं फंसेंगे। बाकी सारी चीज़ें आपको पॉइंटर में और पुराने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वहीं से आपको पूरा पेपर मिलेगा। तो 188 में कम से कम 172 क्वेश्चन के ऊपर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो पहले से ही आप जान रहे हैं, और जो नहीं जान रहे हो मैंने यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल के थ्रू बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड शब्बा खैर।